जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। आज क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड और कीटोन के लेक्चर नंबर 3 को हम लेके आए हैं। पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने एल्डिहाइड और कीटोन को बनाया कैसे जाता है, कैसा उनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है, उसके बारे में बात करी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, रोजनमूंड, स्टीफन, गाटरमैन-कोच, इटार्ड, इनको सीखा। उसके बाद आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। अब चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज के फर्स्ट पार्ट में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये दिखाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और आज का हमारा लेक्चर है एल्डिहाइड कीटोन में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमें अच्छे से पता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की ही बात करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर higher than hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses. It is due to weak molecular association in aldehydes and ketones arising out of the dipole-dipole interaction. We know very well in the case of aldehyde, there is a carbonyl group और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस होगा और इसके कारण यहां पे पोलैरिटी जो है वो इंड्यूस होती है और इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स और हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द मोर पोलैरिटी इंड्यूस, बट इन केस ऑफ अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, इनके मुकाबले बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। रीजन ये कि ये जितने हैं अमाइंस हैं, एल्कोहल हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सीक्वेंस क्या चलता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद आता है अमाइंस, अमाइंस के बाद आता है कीटोन, कीटोन के बाद आता है एल्डिहाइड, देन ईथर्स, देन हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स एंड एट लास्ट जो आता है वो आता है हाइड्रोकार्बन। तो इस सीक्वेंस को अगर आप याद रखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे हाईएस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन एल्कोहल, अमाइंस। रीजन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम देखेंगे कि ये अपने वेपर फेज में भी डाइमर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट लिखा गया है। देन अमाइंस, कीटोन, एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन में पोलैरिटी ज्यादा होती है बजाय एल्डिहाइड के बिकॉज ऑफ 2 एल्काइल ग्रुप्स, ईथर्स, हेलोएल्केन्स एंड हाइड्रोकार्बन। Also, their boiling points are lower than those of alcohols of similar molecular masses due to absence of intermolecular hydrogen bonding. तो एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में there is a presence of intermolecular hydrogen bonding. एल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल, इसलिए क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल का ज्यादा होगा और एल्डिहाइड कीटोन से कम होगा। क्लियर है, आया समझ में? चलिए देन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स सच एज मेथेनॉल, एथेनॉल and propanone are miscible with water in all proportion because they form hydrogen bond with water. तो देख ही पा रहे हो आप यहाँ पे कि they are having a tendency to make hydrogen bond with water because of the polarity on oxygen. तो उसके कारण क्या होता है, ये soluble होते हैं। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ता है और उस हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर के बढ़ने से क्या होगा, जो इनका सॉल्युबिलिटी है इनसाइड वाटर, वो सॉल्युबिलिटी इनसाइड वाटर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
तो शुरुआत के मेंबर में नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, इसलिए ये सॉल्युबल है। अच्छा, पूछ लेगी क्यों सॉल्युबल है, तो बिकॉज दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इट इज वेरी गुड सॉल्युबल इन वाटर। However, the solubility of aldehyde and ketones decreases rapidly on increasing the length of alkyl chain. All aldehydes and ketones are fairly soluble in organic solvents like benzene. तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में इनकी सॉल्युबिलिटी की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, दोनों के रीजन यही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो सॉल्युबिलिटी भी अच्छी है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे बकवास वो सबसे पहले, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अच्छा वो सबसे लास्ट में। तो देख लेते हैं, ये है एल्डिहाइड, लिख देते हैं कौन कौन है। ये एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है। यहाँ पे है एल्कोहल क्योंकि OH ग्रुप दिख रहा है। यहाँ पे है ईथर, और लास्ट में हमें कौन दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, मतलब हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि सबसे बकवास कौन होगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद कौन? ईथर। ईथर के बाद कौन? एल्डिहाइड, और लास्ट में कौन? एल्कोहल। तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एल्कोहल। ओनली रीजन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर अभी बताया, छोटे से बड़ा। फिर से देख लो, ये है कौन? हाइड्रोकार्बन। बस आप ग्रुप पहचान लो, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा। ये है ईथर, ये हो गया एल्कोहल, और ये हो गया एल्डिहाइड। तो सबसे बकवास तो कौन? हाइड्रोकार्बन। सेकंड नंबर पे कौन? ईथर। थर्ड नंबर पे कौन? एल्डिहाइड। और फोर्थ नंबर पे एल्कोहल। रीजन अभी भी सेम, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? आया समझ में? चलिए, अगली आती है केमिकल रिएक्शंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो कंपाउंड बनते हैं ना बेटा, उन कंपाउंड के नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन आ गया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस, व्हाट इज साइनोहाइड्रीन, व्हाट इज ऑक्सीन, है ना, व्हाट इज हाइड्राजोन। तो यहाँ पे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए, सिंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ possess द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, दे अंडरगो सिमिलर केमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं? सिमिलर केमिकल रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले टाइप का जो रिएक्शन है वो किस के लिए कैसे होता है, जरा समझते हैं। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पे है डबल बॉन्ड। ठीक है जी। तो बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पे एक बॉन्ड है सिग्मा, एक बॉन्ड है पाई। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कार्बन से कहां शिफ्ट होने लगेंगे? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो टुवर्ड ऑक्सीजन जब ये जाने लगेगा तो देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन कार्बन एंड नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन ऑक्सीजन। अब इस पे आया है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहे तो वो कहां अटैक करेगा? इट विल अटैक ऑन द कार्बन। और ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि माइनस आ गया है, इसलिए ये क्या बन गया है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो कार्बोनिल में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे। जैसे कि अगर एग्जांपल में ले लूं कि मुझे HCN का रिएक्शन कराना है, तो क्या होगा? H+ और Cn-। Cn- है न्यूक्लियोफाइल, तो वो कहां अटैक करेगा? कार्बन पे। H+ है इलेक्ट्रोफाइल, तो वो कहां अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि इन अ कार्बोनिल ग्रुप
there is a presence of plus as well as the minus. Carbon is to be considered as a nucleophilic center and oxygen is considered as an electrophilic center. तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों यहां पे अटैक कर सकते हैं. क्लियर है? चलिए, अब पहली जो टाइप की रिएक्शन हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. क्या हमें पढ़ना है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. मतलब कौन अटैक करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल. कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल. इसका मतलब सबसे पहले यहां पे रिएक्शन करने आएगा न्यूक्लियोफाइल. अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है? कार्बन है. तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, तो ये ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस. तो जो इंटरमीडिएट आपका बना है उस इंटरमीडिएट में क्या हो गया? कार्बन ने अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लिया. sp2 से इट बिकम्स sp3. यहाँ sp2 था क्योंकि 3 सिग्मा 1 पाई. यहाँ हो चुका है sp4. ज्योमेट्री बदल जाएगी. यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे टेट्राहेड्रल. और फिर इस ऑक्सीजन पे O- पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड स्टेप में आके अटैच हो जाएगा. तो रिएक्शन में क्या हो गया? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी आ गया और साथ में इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हो गया. तो न्यूक्लियोफाइल किससे आके जुड़ेगा? कार्बन से. और ऑक्सीजन पे कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल. तो ये पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा जाता है, ये कौन देता है? कार्बोनिल ग्रुप देता है. तो ये एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और ये कीटोन भी दे सकते हैं. क्लियर है? आया जी समझ में? ठीक है, बढ़े आगे. चलिए, अब क्वेश्चन बड़ा पूछा गया एग्जाम में कि विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. कि अगर दोनों ये रिएक्शन देते हैं तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा? ठीक है, क्या होगा आंसर? जरा सोचिए आप, क्या होना चाहिए? चलिए करते हैं, क्या होगा चलो देखते हैं. चूंकि अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां होना है? इट विल बी ऑन द कार्बन ऑफ कार्बोनिल. क्यों होना है? क्योंकि ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कार्बन पे प्लस. सिमिलरली अगर हम कीटोन ले लें तो कीटोन में क्या हो जाएगा? यहां भी सेम, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस. अब जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो वहां पहले अटैक करना चाहेगा जहां पे उसको प्लस ज्यादा मिले. क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है? भूखा है. उससे क्या चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए. वो अपना नेगेटिव चार्ज हटाना चाहता है, तो वो अपना माइनस कम करना चाहता है. और उसके लिए क्या अटैक करेगा? वो ऐसी जगह जहां पे प्लस ज्यादा हो. अगर हम एल्डिहाइड में देखें तो एल्डिहाइड में इस कार्बोनिल ग्रुप से एक तरफ जुड़ा है R, एल्काइल ग्रुप, एक तरफ जुड़ा है हाइड्रोजन. अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एल्काइल ग्रुप है ये दिखाता है प्लस आई इफेक्ट. क्या दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट. बट यहां पे ऐसे दो एल्काइल ग्रुप है जो क्या दिखा रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट. अब प्लस आई इफेक्ट से होगा क्या? होगा ये कि जो यहां पे एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चलने लगेंगे? कार्बन की तरफ. और अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आने लगे हैं, इसका मतलब इस कार्बन का जो प्लस है वो क्या होता जा रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है. क्या होता जा रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है. ऐसे ही यहां पे ये दो एल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस है. दो एल्काइल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण दोनों तरफ से जब प्लस आई लगेगा तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे? इस कार्बन के प्लस को और ज्यादा कम करेंगे. तो न्यूक्लियोफाइल को कहां जाना है? उसके पास जिसके पास प्लस ज्यादा है. तो यहां पे एक प्लस आई के कारण प्लस कम हो रहा है, यहां पे दो प्लस आई के कारण प्लस कम हो रहा है. तो यहां पे प्लस ज्यादा कम होगा और यहां पे प्लस कम कम होगा. तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करना प्रिफर करेगा? ऑन एल्डिहाइड एज कंपेयर टू द कीटोन. ये तो हो गया पहला रीजन. तो पहला रीजन क्या है यहां पे? इंडक्टिव इफेक्ट. तो बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एल्डिहाइड विल बी ग्रेटर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सेकंड बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की. अब चूंकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है
तो अटैक करने के लिए वो खाली जगह चाहेगा। तो यहाँ पे दो दो बल्कि ग्रुप लगे हैं, वो दोनों बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे ताकि वो आसानी से इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक ना कर पाए। बट यहाँ पे क्या है, एक तरफ छोटा सा हाइड्रोजन ग्रुप है जो छोटा है, स्मॉलर ग्रुप है, और स्मॉलर ग्रुप के कारण न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो पहला रीजन इंडक्टिव इफेक्ट, उसके कारण भी क्या होगा, जो रिएक्टिविटी है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, एल्डिहाइड की। और सेकंड स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस में दो बल्कि ग्रुप किस कीटोन पे लगे हुए हैं, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों याद करो, सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, जिसके पास कोई एल्काइल ग्रुप ही नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा वो कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद अगर हम बात करें तो एसिटेल्डिहाइड, RCHO, और फिर एल्डिहाइड के बाद कौन आएगा, कीटोन, RCOR। तो एल्डिहाइड इज मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, देख लो, aldehydes are generally more reactive than ketones in nucleophilic addition reactions due to steric and electronic reason. Sterically, the presence of two relatively large substituents in ketones hinders the approach of nucleophile to carbonyl carbon atom than in aldehydes having only one such substituent. तो कीटोन में कैसे हैं, कितने, दो है, बट वहां कितने हैं, केवल एक। और दूसरा बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे दो दो प्लस आई है जो कार्बन के क्या कर रहे हैं, इस प्लस चार्ज को रिड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ही है, तो न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पे उसका प्लस ज्यादा होगा। तो जिस कार्बन पे प्लस ज्यादा मिलेगा वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है, आया समझ में, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देन प्रोपेनल। ठीक है सर, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि एल्डिहाइड इज मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक वाला या एरोमेटिक वाला, तो बोल दिया है प्रोपेनल, कि इन दोनों में से बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव, CH3 CH2 CHO या फिर बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO। अच्छा, जब भी बेंजीन आता है तो पिक्चर में अपने आप वो किसको लेके आता है, रेजोनेंस को। तो क्या यहां पे कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, जरा चेक कर लेते हैं। फिर वही कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया बच्चों, माइनस, कार्बन पे क्या आ गया, प्लस। अब जैसे ही ये प्लस आया तो प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन बन गया, इसका मतलब बॉन्ड पेयर में, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ही हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे जो पार्शियली प्लस था वो भी हट गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस बेंजल्डिहाइड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और अगर यहां पे रेजोनेंस में इसका कार्बन पे प्लस ही हट गया है तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करने वाला नहीं, क्योंकि ऐसे हमें पता है स्ट्रक्चर 3 और बनेंगे, टोटल बनेंगे 5। उन 5 में 3 पे तो कार्बन पे प्लस नहीं होगा, पर 2 में कार्बन पे प्लस होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे जहां पे प्लस नहीं है। जैसे बना ही देता हूं मैं, अगला क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड पेयर यहां चलेगा, बॉन्ड बना के ये प्लस यहां आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको रेजोनेंस तो ड्रॉ करते आ ही गया है। अगले वाले में फिर क्या बनेगा, ये चीज कि ये यहां और ये प्लस, ये डबल बॉन्ड CHO माइनस, और लास्ट वाले में वापिस ऐसा का ऐसा बन जाएगा। तो क्या हो गया, CHO माइनस और कार्बन पे प्लस। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 3 में कार्बन पे प्लस ही नहीं है कार्बोनिल के। इसका मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थोड़ा सा कम रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या लिखा है, यही लिखा है, द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस। जो पोलैरिटी है, जो प्लस चार्ज है कार्बन का, वो रेजोनेंस के कारण रिड्यूस हो जाता है, बट प्रोपेनल में किसी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं लगता, इसलिए ये रिएक्शन को नहीं देता है, मतलब देता है, कम देता है, रिएक्टिविटी कम है। क्लियर है? तो प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द बेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा, आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए अब रिएक्शंस आ जाती हैं फटाफट से। पहला है एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बोल रहा है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्रीन। जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है यहाँ पे? साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन। मैंने आपसे अभी भी कहा था कि यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो क्या कहा जाता है उसे? साइनोहाइड्रीन। These reactions occurs very slowly with pure HCN. Therefore, it is catalyzed by a base and the generated cyanide ion Cn-. तो क्या किया जाता है बेटा? सबसे पहले HCN का रिएक्शन बेस के साथ कराया जाता है टू जनरेट Cn- आयन। क्यों ऐसा? क्योंकि बीइंग स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल Cn- वो क्या करे? आसानी से उस पर अटैक कर सके। तो रिएक्शन देखो बड़ा आसान है, C डबल बॉन्ड हो, अटैक करने कौन आएगा? साइनाइड आयन। चूंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो सबसे पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का ही करवाना है, सीधे पहले O पे अटैक ना करवा देना। तो जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो पहले न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, Cn-। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ क्या आ गया? प्लस। तो Cn कहां जाएगा? कार्बन के पास। तो यहाँ पे क्या बनेगा? C पे आ गया Cn, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? O-। और जो H+ बेस ने बाहर निकाला था, फिर वो H+ यहाँ आ जाएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल और क्या बना लेगा? C, साथ में आ गया OH और आ गया Cn। Cn और OH एक कार्बन पे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे इसे? साइनोहाइड्रीन। ठीक है। अब अगर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड होता तो नाम क्या हो जाता? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अगर एसिटेल्डिहाइड होता तो नाम क्या हो जाता? एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे। अगला है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को बच्चों कहा जाता है NaHSO3। NaHSO3। अगर इसको जैसे NaCl टूटता है Na+ और Cl- में, वैसे ही क्या टूटेगा? Na+ और HSO3-। क्लियर है? तो क्या होगा? सबसे पहले C, ये O- और OSO2H। बेसिकली माइनस किस पे आता है? ऑक्सीजन पे आता है। माइनस किस पे आता है? ऑक्सीजन पे आता है। तो अटैक कहां से होगा? ऑक्सीजन तरफ से। तो क्या हो गया? OSO2H। HSO3 को हमने क्या लिख दिया? OSO2H। देन फिर कौन रिएक्शन करने आ जाएगा? Na+, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसको ऐसे ही लिख देता हूं मैं, SO3H, और यहां पे क्या आ जाएगा? ONA। अब ये जो H और Na है, ये थोड़ा सा डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं एक दूसरे के साथ, और क्या बन जाता है? SO3Na, और यहां पे क्या आ गया? OH। ये बेसिकली इसे कहा जाता है सल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट। सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और ये जो होते हैं ये व्हाइट क्रिस्टलाइन होते हैं स्ट्रक्चर, मतलब व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी मिलता है हमें। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप का हमें टेस्ट लगाना है तो हम क्या करें? उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को डाल दें। जैसे ही NaHSO3 हम उसमें डालेंगे, वैसे ही हमें क्या मिलेगा? व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी मिल जाएगा।
और ये जो है एक टेस्ट होता है किसके डिटेक्शन के लिए, कार्बोनिल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए। क्लियर है, आया समझ में? बढ़े आगे, चलिए अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो हम पढ़ के आए हैं एल्कोहल वाले चैप्टर में। क्या होता है, C डबल बॉन्ड O प्लस RMgX, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गया तो माइनस, ऑक्सीजन पे कार्बन पे प्लस, ग्रिग्नार्ड पे Mg पे प्लस और R पे माइनस। तो यहां से प्लस माइनस खेल लो, O के पास प्लस और R के पास कार्बन पे माइनस, तो क्या बन गया, C बॉन्ड O के साथ Mgx, बार बार बताता हूं, ओ माय गॉड, और क्या आ जाएगा R। फिर किसको ले आते हैं, वाटर को ले आते हैं। वाटर को लाने पे जो O है वो H के साथ और OH किसके साथ, Mg के साथ, तो Mgx और OH। अब अगर आपने यहाँ पे दोनों तरफ H लगा दिया मतलब फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड हुआ तो आपका अल्कोहल कैसा बन गया, RCH2OH। कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO तो क्या बन गया प्रोडक्ट, RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगर आपने यहाँ पे H की जगह R लगा दिया, क्या लगा दिया, एल्काइल ग्रुप, तो रिएक्टेंट क्या हो गया, RCHO मतलब अदर एल्डिहाइड। तो यहां भी H की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, C के साथ कितने R जुड़ गए, 2, और क्या हो गया यहाँ पे H और OH, मतलब ये अल्कोहल कैसा हो गया, 2 डिग्री। अब अगर आप यहाँ पे भी दोनों R ले लो मतलब कीटोन ले लो, तो इट विल बी RC डबल बॉन्ड OR, रिएक्टेंट क्या हो गया, कीटोन। तो यहाँ पे भी H की जगह क्या आ जाएगा, R। अब अगर यहाँ पे भी R आ गया है तो तीनों जगह कार्बन पे क्या हो गए, R और जुड़ गए, और प्रोडक्ट क्या बना, OH, मतलब क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड है तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर कीटोन है तो क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कन्वर्जन्स में काफी पूछी गई है। क्लियर है, आया समझ में कि फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री, अदर एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री एंड कीटोन गिव्स 3 डिग्री रिएक्शन। बढ़े आगे, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्डिहाइड्स रिएक्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं अब हम, काफी इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड रिएक्ट विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल in the presence of dry hydrogen chloride to yield alkoxy alcohol intermediate। क्या बोला है, alkoxy alcohol intermediate known as hemiacetal। क्या बोलते हैं उसे, hemiacetal। देखो रिएक्शन क्या बनेगी, C डबल बॉन्ड O प्लस ROH, अल्कोहल ROH ले लें। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ड्राई HCl। तो यहां पे अल्कोहल का एसिडिक बिहेवियर हम लेंगे, तो अल्कोहल से क्या टूटा, H प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RO माइनस। क्यों, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफाइल बनाना है। फिर वही कार्बन से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गया तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। तो पहला अटैक कौन करेगा, एल्कोक्साइड। तो क्या बन गया यहाँ पे, C के साथ आ गया OR, ठीक है, और फिर क्या आ गया यहाँ पे O माइनस, ये RO माइनस यहाँ आ गया, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, O माइनस। फिर जो H प्लस था वो आ जाता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या बना लेगा, COH, और यहाँ पे क्या बन गया, OR। H, तो देखो ये अल्कोहल और ये एल्कोक्सी, इसलिए नाम क्या बोल दिया, एल्कोक्सी अल्कोहल। और इसका जो जनरल नेम क्या बताया है, हेमीएसीटल। क्या नाम बताया है इसका, हेमीएसीटल। ठीक है, अब यहां पे फिर से अगर हम अल्कोहल ले आए
तो अब क्या होगा, यहां से OH और यहां से H बाहर निकल के वाटर बाहर। तो पहले एक एल्कोक्सी था, अब दोनों क्या हो जाएंगे, एल्कोक्सी बन जाएंगे। दोनों क्या बन जाएंगे, एल्कोक्सी बन जाएंगे। तो इसे कहा जाता है जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। जेम मतलब एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप, तो जेम डाई एल्कोक्सी, और इसे कहा जाता है एसीटल। पहले हेमी एसीटल और फिर बाद में क्या बनता है, एसीटल। क्लियर है? तो पहले एल्कोहल लेके आओ, H+ लगा लो, एल्कोक्सी लगा दो, तो एल्कोक्सी और एल्कोहल। फिर से ले आओगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पे क्या आ जाएगा, एल्कोक्सी ग्रुप, और उसे क्या कहा जाता है, एसीटल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को एनजेड रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनजेड रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन एडिशन एंड एलिमिनेशन दोनों है। ये इस रिएक्शन की खास बात है कि एडिशन भी है और एलिमिनेशन भी है। तो यहां पे एडिशन तो है न्यूक्लियोफाइल का और एलिमिनेशन है वाटर का। तो इट इज एडिशन एज वेल एज एलिमिनेशन, दोनों रिएक्शन है। देखो रिएक्शन कि अमोनिया क्या होता है बच्चों, अमोनिया इज NH3। तो अब इस H3 का जो एक H है, इसको हम यहां ऐसे लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो तीसरा वैलेंसी है नाइट्रोजन का, ये वेरी होता जाएगा। यहाँ पे दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को लाया जा सकता है। तो रिएक्शन किसके साथ, NH2 और Z के साथ। तो देखो यहां से वाटर बाहर निकलता है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो ये कार्बन और O-, तो यहां पे O- और कार्बन पे क्या आ गया, प्लस। इस नाइट्रोजन ने यहां से अटैक करा लोन पेयर तरफ से, तो लोन पेयर तरफ से अटैक करेगा यहां से, तो क्या बन जाएगा, C, ये N, H और यहाँ पे Z। अब इस पे अटैक करने से यहाँ प्लस आ गया, तो अपना प्लस हटाने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेगा और ये किसके पास चला जाएगा, O के पास। तो जैसे ही ये O के पास गया तो क्या बचा, OH, और यहाँ पे आ गया NHZ। क्लियर है? बात समझ में आई? फिर यहां से ये H2O बाहर आ जाता है और क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड NZ। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर है। अब देखो याद कैसे रखना है या सॉल्व कैसे करना है, बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। कि C डबल बॉन्ड O है ना। अब हमारे पास आया कोई भी NH2 के साथ Z। अभी हम समझेंगे कि Z क्या क्या हो सकता है। तो सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, देखो C डबल बॉन्ड O है तो डबल बॉन्ड O की जगह तो लगा दो डबल बॉन्ड N, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही क्या है, NZ। और जो भी ये Z होगा, इस Z को किसके साथ लगा दोगे, N के साथ। तो ये आपका आंसर बन जाएगा कि जो भी कार्बोनिल है C डबल बॉन्ड हो, उस डबल बॉन्ड को किस में बदलना है, डबल बॉन्ड N में। और जो भी NH2 के साथ Z है, उस Z को N के साथ लगा दो, तो क्या बन जाएगा, NZ। तो प्रोडक्ट में हमेशा NZ आने वाला है। अब सर आप ये Z चिल्ला तो रहे हो, ये Z है क्या, चलो आओ देखें, घबराना मत, है ना, ज्यादा है क्योंकि नाम ये है। अब Z क्या क्या हो सकता है, देखो अगर Z की जगह H आ जाए तो रिएजेंट क्या बन जाएगा, NH2 के साथ अगर H है तो वो NH3 मतलब अमोनिया। तो प्रोडक्ट में Z की जगह H है तो प्रोडक्ट में क्या आ गया, C डबल बॉन्ड N और H। तो अमोनिया से क्या बनता है बच्चों, इमीन। अमोनिया से क्या बनता है, इमीन। अब ये याद रखना पड़ेगा यार, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इमीन। अब Z की जगह क्या आ जाए, R। देखो NH2 तो है ही, उसका जो एक सिंगल H था उसकी जगह किसको ले लिया आप, R, तो क्या बन गया RNH2। RNH2 को क्या बोलते हैं, अमाइन।
तो Z कौन है? R। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N और Z की जगह क्या आ गया? R। इसे क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूटेड इमीन, जो कहलाता है शीफ बेस। और इस शीफ बेस के साथ पिंक कलर मिलता है, एल्डिहाइड पिंक कलर देता है। ये आपका टेस्ट है, शीफ कलर बेस के साथ एल्डिहाइड क्या देता है? पिंक कलर देता है। अब अगर Z की जगह अगर आ जाए OH तो क्या बन जाएगा? NH2OH। इस NH2OH को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते हैं? OH को हाइड्रोक्सिल, NH2 अमाइन, इसलिए नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो Z की जगह कौन है? OH। तो डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ गया? डबल बॉन्ड N, और Z के साथ कौन था? OH, तो क्या आ गया? N बॉन्ड OH। और इसे कहा जाता है ऑक्सिन। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सिन। तो अमोनिया के साथ क्या बना? इमीन। अमाइन के साथ क्या बना? शीफ बेस। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ क्या बना? ऑक्सिन। अब अगर इस NH2 के साथ Z की जगह NH2 ही आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? हाइड्राजीन। क्या कहा जाता है? हाइड्राजीन। तो C डबल बॉन्ड की डबल बॉन्ड N और Z की जगह कौन है? NH2, तो क्या आ गया? NH2। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? C डबल बॉन्ड N NH2, नाम क्या हो गया? हाइड्राजोन। फिर NH2 के साथ आ गया फिनाइल हाइड्राजीन। देखो नाम यहां पे क्या लगा दें? आगे NH2 लगा दें। तो Z क्या बना? NH के साथ बेंजीन। इसका रिएजेंट का नाम क्या बना? फिनाइल हाइड्राजीन। देखो हाइड्राजीन क्या था? NH2 बॉन्ड NH2। अब इसका एक एच हटा के हमने इसकी जगह बेंजीन लगा दिया। जो दूसरा NH2 है ना, क्या लगा दिया? एक एच हटा के बेंजीन। तो हाइड्राजीन था, अब बेंजीन जोड़ दिया तो नाम क्या हो गया? फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम हो गया? फिनाइल हाइड्राजीन। तो Z क्या है? NH और बेंजीन, तो वही डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड N, और क्या आ गया? NH और बेंजीन। प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया? फिनाइल हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन से क्या बना? हाइड्राजोन। क्लियर है? अब इस फिनाइल हाइड्राजीन पे हमने ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ पे नाइट्रो को जोड़ दिया, तो नाम क्या हो गया? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन से पहले फिनाइल हाइड्राजीन बना, फिनाइल हाइड्राजीन पे फिर नाइट्रो जोड़ दिया 2,4 पे, तो क्या नाम हो गया? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है जिसको 2,4-DNP फिर टेस्ट देता है। ये ऑरेंज कलर या येलो कलर देता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो कार्बोनिल ग्रुप के डिटेक्शन का टेस्ट है 2,4-DNP, या तो येलो कलर देगा या ऑरेंज कलर देगा। तो डबल बॉन्ड O की जगह तो डबल बॉन्ड N, और पूरा NH2,4-DNP हाइड्राजीन जो है उस Z की जगह आ जाएगा। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है। लास्ट में अगर यहां पे हम NH2 लगा दें तो NH2 और ये पूरा Z हो गया NHCO NH2, तो इसे क्या कहा जाता है? सेमी कार्बेजाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां से अटैक, तो C डबल बॉन्ड N NHCO NH2, तो कहां से अटैक होगा? यहां से। तो NHCO NH2 Z है, तो डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड N और NHCO NH2 यहां पे, तो क्या बन गया? सेमी कार्बेजोन। क्लियर है? कि अमोनिया है तो इमीन बनेगा, अमाइन है शीफ बेस बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑक्सिन, हाइड्राजीन में हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन में फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, सेमी कार्बेजाइड में सेमी कार्बेजोन। ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां खत्म होती है, कुछ PYQs कर लेते हैं। Arrange the following compounds in increasing order of their reactivity in nucleophilic addition reaction। चलो पहले लिख लें, फर्स्ट पे कौन है? एथेनल, एथेनल अल मतलब एल्डिहाइड। प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब CH3 CH2 CHO। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मतलब CH3 CO CH3। और ब्यूटेनोन CH3 CO CH2 CH3। जल्दी से बताइए क्या बनेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इनमें से? जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा। सोच लिया?
चलिए बताइए फटाफट। तो देखो हमने देखा था कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है तो कीटोन कम रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पे दो दो कीटोन है ना, तो प्लस आई से तो पता चल गया एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखो स्टेरिक रीजन कहाँ है, तो यहां बल्कि ग्रुप ज्यादा है बेटा, यहां बल्कि ग्रुप कम है, छोटा है, तो सबसे बकवास कौन होगा, ब्यूटेनोन। उसके बाद कौन हुआ, ये। अब ये दोनों एल्डिहाइड है तो फिर यहां बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है तो ये बकवास होगा। और फिर चौथे नंबर पे कौन होगा, CH3CHO। तो जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, चलो सेकंड बात करें। सेकंड बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन एंटी आ गई, मतलब रिएक्टिविटी कम है। पेराटोल्यूएल्डिहाइड, ये CHO, यहां पे पेरा पोजीशन पे क्या लगा दिया हमने, CH3। फिर है पेरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, ये CHO, यहां पे लगा दिया नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। देन एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन इज COCH3। अब चूंकि ये कीटोन है तो कीटोन तो सबसे बकवास ही होता है, नंबर 1 पे तो ये आ गया। अब इन तीनों में से कौन, जल्दी से सोच के बताओ। तो यार सोचना क्या है, यहां पे ये लगाता है प्लस आई, ये लगाता है माइनस आई। तो प्लस आई लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, माइनस आई लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई मतलब कार्बन पे प्लस ज्यादा आया, और जितना कार्बन पे प्लस ज्यादा आया उतना अटैक न्यूक्लियोफाइल आसानी से करेगा। तो ये तो सबसे अच्छा होगा। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ये प्लस आई से कम कर रहा है। थर्ड नंबर पे कौन, ये। और फोर्थ नंबर पे कौन, ये। क्लियर है, आया समझ में। ठीक, फिर से देखो यहां पे सब में CHO था तो रेजोनेंस तो सब में स्टेबल है, तो यहां से देख लिया NO2 विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे प्लस बढ़ेगा। मिथाइल डोनर है, इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन का प्लस कम करेगा, या ना देने वाला ना लेने वाला। तो यहां खींच रहा है तो बड़ा प्लस, प्लस बड़ा तो एडिशन अच्छे से होगा। यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे एडिशन कम होगा, या ना कुछ है, कुछ भी नहीं। तो नंबर 1 ये, यहाँ पे फिर ये, फिर ये और फिर ये। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़े आगे, चलिए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इज इंडिकेटेड। क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, और रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN बताना है। तो इनके फोटो बना लो। CH3CHO, एसीटोन इज CH3COCH3, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, कीटोन है और डाई टर्शियरी है। डाई टर्शियरी का मतलब दोनों तरफ टर्शियरी लगा दो, ब्यूटाइल, ये बन गया। फिर मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, मतलब एक तरफ मिथाइल हो गया और एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। ठीक है बेटा जी, चलिए बता दो फटाफट से आंसर। अब एल्डिहाइड है तो नंबर 1 तो यही होगा, है ना। फिर तीनों कीटोन है तो बल्कीनेस चेक करते जाओ, जहां बल्कीनेस कम होगी वहां अच्छा होगा, जहां बल्कीनेस ज्यादा होगी वहां बुरा होगा। तो ये कीटोन में तो ये हो गया कम बल्कीनेस। इसके बाद चलें तो ये वाला, यहाँ पे मिथाइल और एक टर्शियरी ब्यूटाइल। यहां चले तो भाई साहब भयंकर बल्कीनेस है, इसलिए सबसे बकवास कौन होगा, ये। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिख दिया। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था तो उल्टा कर दो। चलो इसको हम इंक्रीजिंग में लिख लें, ये हमने डिक्रीजिंग लिख दिया है। सबसे बकवास कौन होगा, ये। उससे बकवास कौन होगा, ये। इससे बकवास कौन होगा, ये। और सबसे अच्छा कौन होगा, एल्डिहाइड। क्लियर है, आया समझ में। साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रीन इन गुड yield, बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। अच्छा, साइक्लोहेक्सेनोन
का मतलब हुआ ये साइक्लोहेक्सेन, नॉन मतलब ये हो गया। और बोल रहा है 226 ट्राइमिथाइल, ये 246 होगा मेरे ख्याल से, 246 ट्राइमिथाइल। साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट, कि ये बहुत अच्छा साइनोहाइड्रिन बनाता है पर ये नहीं बनाता। अरे देखो यार कितना आसान है। मिथाइल ग्रुप कैसा होता है जी? डोनर डोनर डोनर। अगर डोनर है तो प्लस आई से कार्बोनिल के कार्बन का जो प्लस है वो कम होगा। तो जितने डोनर हैं उतना प्लस कम करेंगे, और जितना प्लस कम करेंगे उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये बकवास देगा, ये अच्छा देगा। तो बिकॉज देयर आर 3 प्लस आई ग्रुप अटैच्ड विद द साइक्लोहेक्सेनोन which decreasing the nucleophilicity of the carbonyl carbon, तो कार्बोनिल कार्बन का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर रहे हैं, इसलिए ये तो बहुत अच्छे से दे देगा साइनोहाइड्रिन, और ये उसके मुकाबले दे नहीं पाएगा। क्लियर है? आया समझ में? चलिए अरेंज क्वेश्चन है, देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बेजाइड, however only one is involved in formation of semi carbazone। very good question। चलिए सेमी कार्बेजाइड क्या होता है लिख लेते हैं, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। अब बोल रहा है कि साहब इसके पास तो दो NH2 ग्रुप है, तो Z यहां से बना दें या Z यहां से बना दें, क्योंकि NH2 के साथ Z होता है। तो ये अगर NH2 ले लें रिएक्शन में तो Z ये, और ये NH2 ले लें तो Z ये, है ना। तो बोले इनमें से कोई एक ही इन्वॉल्व क्यों होता है? मतलब हमें तो पता है कि यहां से होता है, इधर से होता है, अब क्यों होता है जरूर देख लो। अब यार यहां पे हम देख पा रहे हैं कॉन्जुगेशन बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो माइनस, यहां आ गया प्लस। अब अगर ये वाला लोन पेयर यहां इन्वॉल्व हो जाए रेजोनेंस में तो क्या बन जाएगा? NH2 NHCO माइनस एंड डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इस रेजोनेंस के बाद नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया। थोड़ा सा फिर से हम NZ रिएक्शन की तरफ चलें। NZ ये क्या बताया था फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर से अटैक करना है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर से अगर उसको अटैक करना है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल भी तो होना चाहिए। यहां पे अगर हम देखें ये नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर से अटैक करना है फर्स्ट स्टेप में, बट अगर लोन पेयर रेजोनेंस में है तो एक बार तो लोन पेयर अवेलेबल है, एक बार लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये यहां से अटैक करना अच्छा समझेगा? कब होना चाहिए कि हर वक्त उसका लोन पेयर क्या हो, अवेलेबल हो। क्लियर है? बट अगर यहां से देखें सेकंड क्या हो सकता है, ये भी तो नाइट्रोजन था तो ये भी अपना लोन पेयर दे सकता है। अगर ये दे दे तो क्या बनेगा, देखो NH2 NH डबल बॉन्ड C O माइनस और NH2। तो इस केस में इस नाइट्रोजन पे प्लस आया है, बट उसको अटैक यहां से तो करना नहीं है। अटैक कहां से करना है, इस लोन पेयर से। तो ये वाले NH2 का लोन पेयर दोनों केस में अवेलेबल है, यहां भी अवेलेबल है, यहां भी अवेलेबल है। इसलिए हमेशा अटैक कहां से होगा, इस तरफ से होगा, ना कि उस तरफ से। इस NH2 से कभी अटैक नहीं हो सकता। कौन से वाले से? जो NH2 कार्बोनिल से जुड़ा है उस NH2 से कभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अटैक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस अमाइन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है वहां से वो अटैक कर नहीं सकता है। बट जो NH2 NH से जुड़ा हुआ है इसका लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमेशा वो अटैक कहां से करेगा, यहां से। तो Z क्या बनेगा, NHCO NH2। क्या बनेगा, Z NHCO NH2। क्लियर है? आया समझ में? ठीक, बढ़े आगे। चलिए प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। बढ़िया 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 क्वेश्चन है। कौन सी रिएक्शन दिख रही है? अच्छा ये देखो NH2Z NZ है, तो क्या बताया था, डबल बॉन्ड O को किस में बदलना है, डबल बॉन्ड N में,
और Z कौन है OH, N के साथ क्या लगा दो OH और साथ में H2O। क्लियर है, ऑक्सीजन बना। फिर देखो डबल बॉन्ड और फिर फिर से देखो ये पूरा पार्ट Z है, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड N और यहां से NH और NO2। साइक्लोहेक्सेन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर है। RCH डबल बॉन्ड CH प्लस NH। देखो ये आ गया क्वेश्चन, कहां से बताओगे बेटा, वो वाला NH2 जो कि NH से है, तो ये Z बनेगा। कौन बनेगा Z, ये देखो आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस NH2 को पहले लिख दिया ताकि आप इसको Z बना लो। तो यहां से वो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो यहां से Z बनेगा, ना कि यहां से। तो व्हाट विल बी द आंसर, RCH डबल बॉन्ड CH, CHO को CH डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड N और क्या लिख देंगे NH CO NH2। तो इट विल बी द आंसर। फिर चलें COCH3, तो क्या कर देंगे, C डबल बॉन्ड O की जगह क्या लगा दो C डबल बॉन्ड N और N के साथ कौन आ जाएगा, तो ये पूरा Z, तो CH2 CH3 जुड़ेगा, ना कि CH3 CH2। क्या बन गया N बॉन्ड CH2 CH3 और सबके साथ में क्या बाहर निकालते जाओ वाटर। अच्छा ये CH3 जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो ये था बच्चों पहला पार्ट केमिकल रिएक्शन का, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और उसके क्वेश्चंस, है ना। काफी अच्छा खासा वेटेज है, अच्छे खासे क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए इसको हमने 2 पार्ट में बनाया है। सेकंड पार्ट में रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, जो आप इतना कर सकते हैं कीजिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।